कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर मेरे भारत की सड़कें कुछ अच्छी होती तो कैसा होता। अगर यहाँ कीचड़ ना होता, अगर यहाँ खांचे ना होते, गड्ढे ना होते, तो ना कोई गिरता, ना ही कोई संभल पाता और ना ही किसी का एक्सीडेंट होता, ना ही कोई बीमारी फैलती, ना महामारी की शेप लेती और ना मेरे भारत के लोग, मेरे भारत के बच्चे, महिलाएं मरते। बड़ा सवाल है, बड़ी चीजें हैं और कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौचिक टीवी। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आज हम पहुंचे हैं शांति विहार में, जो कि ग्रेटर नोएडा का एक छोटा सा मोहल्ला है और जिसका नाम आपको बता दें कि यहाँ पर जो तिगड़ी गांव है, इसका नाम फिलहाल जो अब स्मार्ट विलेजेस बनने वाली हैं उसमें आने वाला है, उसमें आ चुका है बल्कि। लेकिन मूलभूत सुविधाओं से अभी भी क्यों ये गांव, यहाँ पर जो लोग हैं वो अनभिज्ञ हैं, क्यों उनको वो मूल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, आज इस बात की तफ्तीश करने के लिए चौचिक टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची है। लोगों से बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो हमारी इस खास कवरेज में इस वक्त हम खड़े हुए हैं जो मोहल्ले वाले लोग हैं यहाँ पर, उनके साथ में, क्योंकि समस्याएं इन्हीं की हैं तो हल और निवारण भी इन्हीं से जानना बेहद ज़रूरी है। और हमारे साथ हमने कोशिश की थी कि मोहल्ले के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करें ताकि उनकी जो समस्याएं हैं वो सामने आकर के उनसे वो बातचीत कर सकें हमसे। तो हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं इस वक्त, हम उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे उनसे जानने की जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर उनकी। सबसे पहले सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राकेश पंडित है। हम तिगरी के वासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। कितने साल से लगभग आप लोग, आपका परिवार यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे सन 2000 से यहीं पे रह रहे हैं। ना कोई सुनने वाला है, ना विधायक है, ना एमपी, कोई नहीं, कुछ नहीं। पार्टी आई चली गई, कोई कुछ करने वाला नहीं है। नाली में पानी भरा रहता है, खड़ंजे की व्यवस्था नहीं है, मिट्टी नहीं है, लाइट की भी व्यवस्था अब जाके ठीक हुई है और यहाँ जो है कोई सुनने वाला नहीं। कितनी एप्लीकेशन जिस रोड पर आप खड़े हुए हैं इस पर कितनी बार पास हो चुका है, कभी नहीं बना, कोई नहीं आया, आके सुनने वाला ही नहीं है। विधायक जी को कितनी बार एप्लीकेशन दिया है, कितनी बार कहा, एमपी जी को कितनी बार कहा, महेश शर्मा के यहाँ भी जा पहुँचे हैं, लाखों बार। यहाँ जनता ही परेशान है। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, चारों तरफ पानी की भरमार है और सुनवाई कुछ नहीं है। ये तो जो रास्ता है हमने देखा और दर्शकों को भी दिखाया है कि जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है और साथ ही ऊबड़ खाबड़ की भी बात नहीं, ऊबड़ खाबड़ से भी एक बार को इंसान चला जाएगा, लेकिन जो पानी की समस्या है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है। जल भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगस्त का महीना लगभग अपने चरम पर आ गया है, ख़त्म होने वाला है और सितंबर का महीना अब शुरू होने वाला है। बारिश आने वाली है यानी कि, और बारिश के मौसम में अगर इस तरीके के रास्ते से आप गुजरेंगे, जो यहाँ के लोग हैं उनको गुजरना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर आप खुद भी इस बात का आकलन लगा सकते हैं कि किस तरीके से उनके रहने में, उनके यहाँ पर वास करने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं उनको क्या समस्या है। यहाँ पे मैं सबसे पहले नाम बताएं अपना। मैं रानी देवी यहाँ 20 साल से रह रही हूँ और यहाँ पे जितने दिन से हम रह रहे हैं ना तो कोई मतलब हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कितनी बार नेता लोग आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, जहाँ भी इकट्ठे होते हैं वहाँ जाते हैं। आप भी गई? हाँ जी, हम भी गए। महेश शर्मा भी आए थे। ये छोटा सा एक खरंजा लगा है, लेकिन अगर लाइट नहीं आती है तो कभी यहाँ ये नहीं है कि कहीं से पानी की सुविधा हो जाए। कोई पानी की समस्या नहीं। बच्चे, सरकारी स्कूल कोई भी नहीं है यहाँ आसपास। 5वीं तक है यहाँ, उसके बाद कोई भी लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं। और पानी की समस्या तो इतनी है कि बारिश में कहीं निकल ही नहीं सकते, कोई मेहमान, गाड़ी, कुछ भी नहीं आ सकता यहाँ पे। और बाकी की जैसे सबसे बड़ी बात है, देश में महामारी का दौर चल रहा है। महामारी के इस दौर में बच्चे हैं यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर उनके लिए यहाँ पर किस तरीके से, क्योंकि आप लोग घर की महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, तो उनके लिए चीज़ें इकट्ठी करना या जब वो बीमार पड़ जाए उनके साथ रहना, तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या कहेंगी? यहाँ पे वो ये पैसा है तो थोड़ा सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। ना यहाँ कोई सुविधा है। बच्चे जाते हैं, गिर जाते हैं पानी में, ना कोई चीज़ यहाँ सुविधा नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं, आप कहीं यहाँ देख भी सकते हैं। तो यहाँ क्या कुछ भी नहीं बने, जो रह रहे हैं बेच के चले जा रहे हैं। यहाँ कोई रहेगा? हमें ऐसा भी नहीं है, कभी भी बोट मतलब हर समय तैयार रहते हैं कहीं भी जाने के लिए, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, अगर
महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए, महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का पूरा इलाका है, लगभग कहीं भी मुझे अभी तक स्ट्रीट लाइट नहीं दिखी, तो निश्चित तौर पर जी, तो महिला सुरक्षा की लड़कियां होंगी, बच्चियां होंगी बड़ी बड़ी, उसको लेकर के किस तरीके से चीजें देखती हैं आप? यहाँ पे खासकर रोडों पे भी देखते हैं कई बार, मतलब लेडीजों के कान लूट लिए, कान के लूट लिए, कभी कुछ कर लिया। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, कोई लाइट नहीं है यहाँ पे, इस तरह की कोई भी लाइट नहीं है। अपनी लाइट है, जैसे भी जलाओ नहीं जलाओ, बाकी कोई सुविधा इस तरह की नहीं है जो महिलाओं की सुरक्षा की जाए। अच्छा, कुछ युवाओं से मैं चाहूंगी अगर वो आगे आ सके, कुछ युवाओं से मैं बातचीत करना चाहूंगी। अगर यहाँ की जो स्थिति है, देखिए आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए कहा जाता है कि वो उनका एक अलग नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, भापने का, और साथ ही एक अलग तरीके की डिपेंडेंसी होती है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इतनी समस्याएं हैं यहाँ पर, अपने स्तर पर यहाँ पर आपने कितनी तरीके से कोशिश की है सरकार तक पहुँचने की? जैसा कि हमारे अंकल जी ने बताया आपको कि हमारे द्वारा माननीय विधायक और माननीय नाम बताएं अपना सबसे पहले। नाम कपिल शर्मा है, और हमारे सभी के द्वारा माननीय विधायक और सांसद जी को बहुत बार एप्लीकेशन दी जा चुकी है। आश्वासन मिल जाता है कि 2 से 4 दिन में आपका सर्वे करा दिया जाएगा या जल्दी ही आपका काम निपटारा किया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसी कोई किसी भी प्रकार की सुविधा का काम संपन्न नहीं हुआ है। स्थिति आप लोग देख ही सकते हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि 2 दिन से धूप निकली हुई है तो रास्ता सूखा हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पैदल चलना भी बहुत ही मुश्किल है। नहीं, पैदल का तो खैर रास्ता ही है। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक जन सुनवाई एप्लीकेशन है। यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके द्वारा बहुत सारी एप्लीकेशन उस पर डाली जा चुकी हैं, पर अथॉरिटी का कहना यह है कि हम यहाँ इस स्थान पर विकास कार्य नहीं करा सकते। इसके संबंध में और मैं हूँ और मेरे जैसे और भी कई युवा हैं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट पत्र लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। चुनाव के समय में 2014 जब हमारे लोकसभा के चुनाव हुए, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, उस समय जो है काफ़ी सारे नेता यहाँ समय समय पर आते रहे हैं और आश्वासन देकर जाते हैं, लोग इकट्ठा होकर उनके पास जाते हैं, लेकिन कोई भी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। जैसा कि आपने अभी बताया महिला सुरक्षा के संबंध में, तो ऐसी कोई सुविधा तो आपको दिखाई देगी और हमें तो बहुत दिन से पता ही है। रही बात खंभों पर स्ट्रीट लाइट की, सरकारी नल की, ये बेसिक सुविधाएं जो हैं यहाँ पर बिल्कुल शून्य हैं। यानी कि जो बेसिक सुविधाओं की अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर इस एरिया में, इस पूरे मोहल्ले में नहीं है। आपके चैनल चौचक टीवी के द्वारा हम सब और मैं खुद कपिल कुमार शर्मा सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी जल्द हो सके यहाँ बेसिक सुविधाओं का निस्तारण तुरंत कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी बात है और बिल्कुल ये चीज़ कहा जा सकता है कि जितनी समस्याएं हैं यहाँ पर लोगों की, इनको आप तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप दर्शक हैं, आपको कल जाके एक वोटर का काम करना है। यहाँ पे भी जो लोग मौजूद हैं इनको भी वोटर का काम करना है। हम उनसे जानते हैं अब कि इतनी सारी समस्याओं से घिरे होने के बावजूद अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें किस तरीके का नज़रिया इनका बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर के और बाकी की जो सरकारें हैं, जैसे कि अब रेलिवेंट अब असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, उनकी जो पार्टी है AIMIM, वो भी, उनका भी वर्चस्व धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है कई जगहों पर, और कई जो लोग हैं वो भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, या और भी जो पार्टियां हैं यहाँ पर वो भी कई जगह, उनका भी अब कहा जा सकता है कि लोग उनकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या नज़रिया है? आप एक युवा हैं, आपका क्या नज़रिया है इस चीज़ को लेकर? के नज़रिए को और मैं अपने नज़रिए को इस तरीके से बताना चाहूँगा कि यहाँ की पब्लिक केवल मूलभूत सुविधाओं की भूखी है। हमारी तरफ से कोई भी पार्टी आकर हमें यहाँ मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करा दे, हम उस पार्टी के साथ सदैव खड़े रहेंगे। हमें किसी भी पार्टी से ऐसी कोई गिला शिकवा नहीं है कि उन्होंने हमारा कोई गलत काम कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी साहब या और भी कोई पार्टी है, हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए। और सब आकर सब देख लिया हमने, यहाँ पे भी सन 2000 से अभी तक किसी ने कोई सुविधा नहीं दी। आते सब हैं, वो वादे करते हैं अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब 6 महीने बाद जो है वो हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, उसमें क्या कुछ होने वाला, कुछ नहीं होगा। और पंकज जी से खूब हम रिक्वेस्ट उनके ऑफिस में जा कर के, जहाँ उनका कार्यालय सेक्टर 26 में है, सी ब्लॉक में, वहाँ जा कर के प्रार्थना पत्र खुद मिलकाएँ 10 बार कम से कम मिले हैं, लेकिन उनके जो है वो PA मिलते हैं। ये तो हमारे MP हैं, वो भी आते हैं, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मिलने का कोई समय नहीं है। आते हैं अपना काम करने के लिए, वोटों के टाइम दुनिया एक आती है, समाजवादी वाले भी आते हैं, सपा वाले भी आते हैं, बसपा वाले भी आते हैं, सब आएंगे, वादा करके जाएंगे, काम पूरा कोई नहीं करेगा। चुनाव के समय बोल दिया जाता है कि आचार संहिता लग रही है तो अभी कार्य करना संभव नहीं है, हम चुनाव के बाद देखेंगे, और तब तक लोग अपनी वोट दे चुके होते हैं और फिर शून्य है, फिर 5 साल फिर इंतजार करें, इंतजार करना पड़ता है।
5 साल का इंतजार। और यही एक रेपिटेशन में चलता रहता है। लेकिन आज तक पास नहीं हुआ 20 साल से। ये 20-21 साल से आज तक पास ही नहीं हुआ। नालियों का पानी जो हमारा मेन घर से रोड है निकल रहा है, घर के सामने ही ये भरा मेन हुआ है। रोड है। ये ओमवीर मुन्नी देवी से शुरू होकर के ये लास्ट आपके जो है NH-24 तक जाता है। लेकिन ये मैं रास्ता कम से कम 3 या 4 बार पास हो गया। जब भी सुनते हैं, नेट पे डालते हैं, पता करते हैं, ये पास हो गया, आज तक बना नहीं है। कारण समझ में कुछ नहीं आता। बोले जी बन जाएगा, चल रहा है प्रोग्राम, आज तक बना नहीं है। अच्छा, देश ने महामारी की 2 लहरें देखी। पहली लहर देखी, उसके बाद दूसरी लहर देखी जो कम्युनल लेवल पे यानी कि स्थानीय जो लेवल था वहाँ तक पहुँची, लोगों के घर तक पहुँच गई बेसिकली। तीसरी लहर आने वाली है, कहा जा रहा है बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होंगे। कोई ऐसी वैक्सीन अभी भी नहीं है, पाइपलाइन में ऐसी कोई वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है। वेरिएंट्स लगातार आ रहे हैं कोरोना के। तो कोरोना की तीसरी लहर और जिस तरीके से गंदगी है यहाँ पर, अगर ये आपकी परेशानी ये सॉल्व नहीं होती है तो अपने आप को आप लोग किस तरीके से बचाएंगे, आपके बच्चों को किस तरीके से आप बचाएंगे? पहली लहर जब आई, हमने यहाँ वीडियो बनाई। वीडियो बना करके जो गड्ढे थे, पानी थे, मच्छरों को दिखाया, पूरा बनाया, बना करके फोटो सहित वहाँ भिजवाया जो है पंकज जी के यहाँ। और उस पर, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। किधर से भी किसी पार्टी से कोई आश्वासन मिलते हैं, पूरा कोई नहीं करता। अब उम्मीद करते हैं, यहाँ जितना ऑलमोस्ट क्षेत्र है वो सब बीजेपी का है, ठीक है। तो बीजेपी वाले शायद ये समझते हैं कि भाई ये तो हमारा ही क्षेत्र है तो हम ही वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार जनता जो काम नहीं करे सबक सिखाएगी निश्चित तौर पर। करेगा उसके साथ हैं हम। तो हमें कोई ये थोड़ी नहीं है कि इस पार्टी से लेना देना। हमें सुविधा मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए। हम तो उसके साथ हैं, हमारी कोई सरकार नहीं है। और जो हमारा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, सरकार की वो यहाँ पर शिक्षा की बात आपने की थी कि बच्चों के लिए कोई भी स्कूल और मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ऐसे में कितनी दूर का सफर आपके बच्चों को तय करना पड़ता है जाने के लिए? गाजियाबाद विजयनगर लड़कियों के लिए तो उतना दूर है और उससे भी आगे जाना पड़ता है। उससे पहले कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे लड़कियों के लिए, ना लड़कों के लिए, मतलब बच्चों के लिए कोई सुविधा है ही नहीं। पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है 2 कमरों वाला, और उसमें टीचर नहीं आते हैं। और टीचर आते हैं तो उनकी ड्यूटी कभी जो है किसी चीज़ में लगा देते हैं, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। शांत रहे प्लीज। उनकी ड्यूटी जो है वहाँ मिलता ही नहीं कोई, ना पढ़ाई होती है। क्योंकि सरकार के अपने इतने काम होते हैं, वो टीचर उसमें लगे होते हैं, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। तो प्राइवेट के सहारे हैं और प्राइवेट में बच्चे पढ़ रहे हैं। जिसके भी जैसी व्यवस्था है, जिसकी कम व्यवस्था है वो छोटे स्कूल में, जिसकी बड़ी व्यवस्था है वो बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है बच्चों को। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, अब ज़्यादातर युवा उन सब की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का हालांकि दौर है, लेकिन उसके बावजूद जो युवा हैं वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं अब, क्योंकि नौकरियां हैं नहीं। तो यहाँ के जो युवा हैं उनकी क्या सोच है? क्योंकि पढ़ाई का भी यहाँ पर कुछ खास स्कोप है नहीं। तो अब वहाँ पे आप लोग एज अ युवा क्या सोचते हैं उस चीज़ को लेकर के, शिक्षा को लेकर के? शिक्षा के स्तर की तो जानकारी अभी अंकल जी ने दी है। तो सरकारी स्कूल या अन्य तरह की किसी भी तरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। रही बात लघु उद्योगों की, तो यहाँ सभी लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और अपनी कक्षा 12 को पास करने के बाद अधिकांश जो बच्चे हैं वो नौकरी की तरफ रुख करते हैं कि उन्हें प्राइवेट नौकरी नोएडा या गाज़ियाबाद में मिल जाए। तो लघु उद्योग या किसी अन्य प्रकार के बिजनेस के बारे में वो कभी नहीं सोचते जी। लेकिन नौकरी अगर नहीं मिलती है तब तो बेरोजगारी वो सबसे आप लोगों के सामने है ही समक्ष जी। तो बेरोजगारी का स्तर, मेरा वही सवाल था बेसिकली कि बेरोजगारी का जो स्तर है यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, हमें और जगह भी देखने को मिल रहा है। सभी युवा लगभग परेशान है बेरोजगारी को लेकर के, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। अभी सौंदर्यकरण की भी बात आ रही है। कई ऐसे जो गाँव हैं इस एरिया में उनको उनके नवीनीकरण। वैसे तिगरी जो है उसमें स्मार्ट विलेज में है, लेकिन आप पूरे तिगरी का सर्वे कर लीजिए तो स्मार्ट विलेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये सुनने में हमें 1.5 साल से आ रहा है, लेकिन स्मार्ट विलेज आज तक कहीं कुछ ऐसा नहीं दिया। बोर्ड तो एक दिखाई दिया था तिगरी गोल चक्कर के पास में, लेकिन वो बोर्ड ही बनकर रह गया और कुछ हुआ नहीं। तो मतलब उस चीज़ का कुछ भी अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ पर जो है ना उज्ज्वला के भी सिलेंडर का बोर्ड भी वहीं लगा हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन किसी को उज्ज्वला गैस का भी कोई कनेक्शन नहीं मिला है। अब मैं जब पता करने पे बताया गया कि गौतम बुद्ध नगर में ये योजना है नहीं,
ना यहाँ कोई गरीब आदमी भी रहते हैं, ना यहाँ किसी को मकान मिला है, ना लैट्रिन की सुविधा। जो लैट्रिन सुलभ शौचालय बना रहे हैं ना वो मिली है यहाँ पर। वो भी यहाँ पर मतलब हाँ, नहीं है, बेसिक यहाँ पर अगर कोई सुविधाओं नहीं की है। जी। यहाँ इसकी कोई सुविधा नहीं है। तो मतलब यहाँ पे लोगों की जो मेन समस्या है वो ये है कि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, वो भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत अधिकार कह सकती हूँ मैं अगर और अच्छी भाषा में कहूँ तो वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और कहीं ना कहीं आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने घर में बैठे हुए कि अगर एक इंसान के पास, एक नागरिक के पास उसकी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं तो उसका गुजारा कितना मुश्किल हो जाता है। आने वाले दिनों में चुनाव आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद ना शिक्षा, ना ही रोजगार, ना ही सड़क, ना शौचालय, कुछ भी नहीं। यानी कि अगर सीधे तौर पर हम बातचीत करें सरकार की, जो अभी स्थायी सरकार है उनकी बातचीत करें और उनके बारे में अगर हम सोचें तो उनका ये कहना है कि हम सड़कें भी देंगे, हम रास्ते भी देंगे, हम बिजली भी लगाएंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। लेकिन अगर हम सही में जा करके देखें, अगर ग्राउंड जीरो से हम जा करके देखें तो वो चीज़ें यहाँ पर कई जगह देखने को नहीं मिलती हैं। महिला सुरक्षा की हमने यहाँ पर बात की, लोगों से, जो महिलाएं हैं यहाँ पर उनसे बात की। महिला सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के बीच में है। और ये मुद्दा सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये मुद्दा और भी जगह जब हम गए या चौचक और भी जगह जब आपको लेके जाएगा, निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों को भी ये समस्या होने वाली है, क्योंकि ये समस्या इस वक्त पूरी जगह पे देखने को मिल रही है। बच्चे हमारे साथ यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, हम बच्चों से यहाँ पर कुछ बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्या है। क्योंकि देखिए, आदमी बड़ा हो या छोटा हो, समस्या हर इंसान की होती है। तो मैं बच्चे यहाँ पर मौजूद। बेटा कौन सी क्लास में, सबसे पहले नाम बताओ, फिर कौन सी क्लास में हो? आयुष कौन सी क्लास में है बच्चा? 6th क्लास में। 6th क्लास में। कहाँ पढ़ते हो आप? देव विद्यापीठ पब्लिक स्कूल। कहाँ पढ़ते हो? देव विद्यापीठ पब्लिक स्कूल। तो आपको क्या लगता है, आपको सबसे ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी होती है, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है किस चीज़ में होती है? इधर से स्कूल बहुत दूर पे है, जाने में बहुत लेट हो जाता है स्कूल जब पहुंचते हैं उधर। कितने बजे निकलते हो घर से स्कूल के लिए जब जाते थे? स्कूल के लिए 8 बजे निकलते हैं, 9 बजे उधर जाके पहुंचते हैं। 1 घंटा जाने में लगता है। और मान लो रास्ते में लेट हो जाओ तो टीचर डांटती होगी? हाँ, बोलते हैं कि इतना लेट क्यों आए हो आप। और फिर लौटते वक्त इतनी देर हो जाती है? लौटते वक्त भी 12 बजे छुट्टी होती है, 1 बजे घर पे आते हैं। 1 बजे घर पे आते हो। अच्छा चलो, ये तो पुरानी बात रह गई। अब कोरोना चल रहा है तो अभी तो स्कूल बंद ही था कुछ वक्त पहले तक, तो ऑनलाइन क्लासेस की होंगी तुमने भी? तो ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से की? मतलब जो नेट था, जो इंटरनेट मिलता था, ठीक से मिलता था, या जो टीचर्स पढ़ाते थे किस तरीके से पढ़ाते थे? अभी तो हमारी ऑनलाइन क्लास चल नहीं रही है। उस टाइम भी जब लोग कोरोना के टाइम भी हमारे ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही थी। ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही थी तुम्हारी, क्यों? छोटे-छोटे फोन उनमें क्या ऑनलाइन पढ़ेंगे बच्चे, नहीं जो फोन खरीद सके 10-15 हज़ार का, इस तरह के आदमी हैं ये। तो तब से अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की? नहीं। एंडिंग कर ले। तो हम आज बातचीत कर रहे थे, शांति विहार के लोगों से, जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग हैं यहाँ पर, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, क्या क्या असुविधा उनको यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमने आपको जो यहाँ पर अभी तस्वीरें दिखाई हैं, वो भी तस्वीरें इस बात की साक्षी हैं कि यहाँ पर लोग यूं ही परेशान नहीं हैं, उनकी परेशानियाँ हैं और इन परेशानियों का निवारण होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। अगर चुनाव को यहाँ पर कहा जा सकता है कि अगर चुनाव को ढंग से योगी सरकार इस बार जीतना चाहती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के, या इस तरीके के और भी जगहें जो हैं वहाँ पर आकर के लोगों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये भी बात मैं कहना चाहूँगी, इस एरिया का कोई भी पार्षद नहीं है, तो यहाँ का जो कुछ भी है, जितना कुछ भी यहाँ पर होना है, वो या तो विधायक के ज़िम्मे है या फिर सांसद के ज़िम्मे है, जिनका यहाँ पर आना लगभग नामुमकिन है आजकल के दौर में। दूसरी चीज़, कोरोना जैसी महामारी से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में कहते हैं कि सबको एक साथ मिलकर के लड़ना है, लंबी लंबी वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाई जा रही है जगह जगह, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके की गंदगी मोहल्लों के अंदर है तो हम खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है और कोरोना से लड़ाई में
क्या यही हमारा हथियार है? क्या इसी तरीके से हमें लड़ाई करनी है कोरोना जैसी महामारी से? थर्ड वेव आने वाली है, बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है थर्ड वेव का। लेकिन अगर जो रास्ते हैं यहाँ के, अगर बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा अगर उनको नहीं मिल रही है, उनको दूर दूर जाना पड़ रहा है इलाज के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ सही है? और कैसे कह सकते हैं आप कि सबका साथ और सबका विकास एक साथ हो रहा है? बड़ा सवाल है। इस हमारी इस खास कवरेज में फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे और आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि किसी और जगह, किसी और मोहल्ले में भी जाके वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें कि असल में विकास हो भी रहा है या सिर्फ कागजों में है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए चौचक टीवी। नमस्कार।